वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। बच्चों, यह वीडियो बिहार बोर्ड के कक्षा 9 के स्टूडेंट के लिए बेहद लाभदायक है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आपके क्लास के साइंस सब्जेक्ट, कक्षा 9 का जो साइंस सब्जेक्ट है उसका अध्याय 1 में हम जानने वाले हैं। अध्याय 1 में पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के बारे में, उन तीनों अवस्थाओं के गुण के बारे में और पदार्थ के अन्य दो अवस्थाएं हैं उनके बारे में बहुत बेटर तरीके से इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, बिना कॉपी कलम किताब के आप बैठ के फिल्म की तरह ना देखें। इसे बहुत अच्छे से देखना समझना है और इसे देखने से पहले इसका पार्ट 1 जो वीडियो है उसे आप ज़रूर देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या फिर आप यहाँ पर फ्लैश में आ रहे ब्लैक पट्टी पर जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, वहाँ से उसे टच करके देख सकते हैं। तो पहले आप उसे देख लें, फिर इसे देखें ताकि आपके अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। हमने जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हमने आपको पढ़ा दिया है कि पदार्थ का ये जो नाम है कि हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें पदार्थ के बारे में हमने बहुत अच्छे से उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है और ये भी बताया है कि पदार्थ को प्राचीन मान्यताओं में कैसे परिभाषित किया गया है, ये भी हमने समझाया है। हमने बताया पदार्थ के कणों के भौतिक स्वरूप क्या होते हैं और पदार्थ के कणों की विशेषता या गुण क्या होती है। इसका बेटर से पूरा एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में है, आप उसे देखें, बहुत अच्छा समझ सकते हैं और तब इसे देखें। तो आइए अब हम समझते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएँ कौन कौन सी हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, किसे क्या कहा जाता है, उनकी परिभाषाओं को हम बेटर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आइए, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। बेसिकली पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस वैसी अवस्थाएं होती है। अच्छा, इनकी परिभाषा समझने से पहले इनके गुणों के बारे में समझते हैं और वहीं से हम परिभाषा को जनरेट कर लेंगे। क्या करेंगे? उनको वहीं से हम इस परिभाषा को इनके जनरेट कर लेंगे। अब पदार्थ के गुण के बारे में ही पहले हम समझ लेते हैं। तो पदार्थ का जो गुण होता है, अब जैसे ठोस है तो ठोस की अगर संपीड्यता, यानी आप इसे दबा सकते हैं या नहीं दबा सकते हैं, उसी गुण को संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता। अब संपीड्यता की अगर बात करें तो ठोस को क्या आप दबा सकते हैं? आपको ईंट दे दिया जाए, पत्थर दे दिया जाए, तो क्या आप दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं दबा सकते। या फिर अब ठोस में ये भी आ जाता है रबड़, स्पंज, उन्हें दबाया जा सकते हैं। हम समझाएंगे कि वो कैसे हैं। उसके बाद ये द्रव जो होता है उसे आप दबा सकते हैं, उसके अंदर संपीड्यता का गुण होता है और गैस के अंदर भी संपीड्यता का गुण होता है। यानी बैलून में जब आप फूंक मार के जब फुला देते हैं तो उसे दबा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दबा सकते हैं। अब आते हैं इसके आयतन के बारे में। किसके बारे में? आयतन के बारे में समझते हैं। तो ठोस में एक आयतन होती है, द्रव में भी आयतन निश्चित होती है। यानी ठोस में आयतन क्या होती है? इसको ऐसे ना लिख के हम लिखते हैं कि ठोस में आयतन क्या होती है? निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। द्रव में भी आयतन निश्चित होती है। क्या होती है? द्रव में आयतन निश्चित होती है और गैस में आयतन अनिश्चित होती है। गैस का आयतन अनिश्चित होती है। आयतन कहने का मतलब कितना उसका मात्रा है, कितनी मात्रा है। अब यहाँ है, हो सकता है प्रेशर ज़्यादा बने यहाँ और बढ़ जाए, घनत्व तो हवा में बढ़ जाए, गैस का घनत्व तो बढ़ जाए, तो जो हो जाएगा। इसमें आयतन समझ गए। अब आकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आकार की। और ठोस का आकार क्या होता है? क्या आप ईंट को ऐसे दबा के उसका आकार बदल सकते हैं? फूट जाएगा लेकिन आकार नहीं बदलेगा, अपना आकार नहीं बदलेगा, है कि नहीं? तो ये भी क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। पानी ले लीजिए 1 लीटर, कबो लोटा में डालिएगा तो लोटे जैसन होगा और कबो गिलास में डालिएगा तो गिलास जैसन होगा। प्लेट में धर दीजिएगा तो छीतर आ जाएगा, वहीं में प्लेटे जैसन हो जाएगा। तो इसका क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है। अब बात करें गैस की, तो गैस का तो आप समझ सकते हैं, इसका कोई आकार ही नहीं होता है। यहाँ है तो इस रूम के अंदर जितना गैस है वह रूम के आकार का है। इसी सारे गैस को निकाल के किसी बैलून में डाल दे, बड़े से बैलून में, तो उसके आकार का हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसका भी आकार बदलते रहता है, तो ये भी अनिश्चित होगा। आकार इसका क्या हो जाएगा? अनिश्चित होगा। अब यदि बात करें हम घनत्व की, किसकी बात करें? ठोस, द्रव, गैस में घनत्व की बात करें तो घनत्व सबसे अधिक किसके कणों के बीच होगा? तो घनत्व सबसे अधिक ठोस के कणों के बीच होगा। घनत्व ज़्यादा नहीं होता तो ठोस होता ही नहीं, तो घनत्व सबसे अधिक यहाँ होता है, इससे कम यहाँ होता है और बिल्कुल यहाँ इसके घनत्व नहीं होता है।
अब बात करते हैं, अब देखिए यहीं से हम ठोस, द्रव और गैस की परिभाषा को जनरेट कर लेंगे। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो कैसे जनरेट कर लेंगे? तो ठोस वैसे पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों का दोनों क्या हो? निश्चित हो। वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों का दोनों क्या हो? निश्चित हो, उसे क्या कहा जाएगा? ठोस कहा जाएगा। अब आते हैं द्रव पर। वैसे पदार्थ जिसका आकार, आयतन तो निश्चित हो लेकिन आकार क्या हो? अनिश्चित हो। आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो, उसे क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। अब गैस में आते हैं। वैसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों का दोनों क्या हो? अनिश्चित हो। दोनों का दोनों अनिश्चित हो, यानी ठोस का जो आयतन है, 1 किलो के ईंटा 1-1 किलो का रहेगा, जले उसको फोड़ न दीजिए आप, 1-1 किलो का रहेगा और आकार भी उसका वही रहेगा। आप जब तक उसका खंडन न कर दें आप। अब द्रव है, 1 लीटर पानी तब तक 1 लीटर रहेगा। अब मान लिया जाए कि गिलास में से लोटा में रखने पर गिलास में 1 बूंद 2 बूंद सटा तो उसका वजन नगण्य मान लिया जाए तो ये क्या हो गया? ये उतना का उतना ही रहेगा, क्या? इसका आयतन। लेकिन आकार बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? आकार बदल जाएगा। जब लोटा से निकाल के और गिलास में डालेंगे तो वही 1 लीटर पानी गिलास के आकार का हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये हो गया। और ये है गैस। अब गैस है तो गैस तो कहीं भी अनिश्चित है कि नहीं? तो इसका आयतन भी अनिश्चित है। अभी यहाँ पर गैस का घनत्व तो कुछ और है, हो सकता है थोड़ा देर बाद हीट हो जाने के बाद कुछ और होने के बाद यहाँ पर गैस का घनत्व बढ़ जाए या घट जाए, तो आयतन भी उसका बढ़ घट जाएगा और आकार तो अनिश्चित है ही। तो इस प्रकार आकार और आयतन दोनों का दोनों क्या है? अनिश्चित है। तो वैसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों के दोनों अनिश्चित हैं क्या कहलाएंगे? गैस कहलाएंगे। इनके कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे ठोस के उदाहरण है लोहा, पत्थर, ईंट, ये सब चीज़ क्या है? ठोस हैं। ये मेरे हाथ में जो है ये ठोस है। आपके पास मोबाइल है वो ठोस है। अब द्रव की बात करते हैं। ये द्रव वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें तरलता का गुण होता है, लिक्विडिटी का गुण होता है। इसीलिए तो इंग्लिश में इसका नाम क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विडिटी का गुण होने का क्या मतलब है? इसके अंदर तरलता का होने का क्या मतलब है? कि जब कहीं रखिएगा बहने वाला होगा तो क्या हो जाएगा? बह जाएगा। क्या होगा? बह जाएगा। जब ये बहने वाला है क्या हो जाएगा? बह जाएगा। और गैस क्या है? तो इसके अंदर होती है ये तो द्रव हो गया। और गैस के अंदर क्या होता है? बहाव का गुण होता है। ये बह जाता है, मतलब जिधर भी घुमाइएगा उधर ही बह जाएगा। इधर इसका बहाव जो होता है हमेशा मतलब उच्च प्रेशर की तरफ से निम्न प्रेशर की तरफ होता है, यानी हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ हमेशा इसका बहाव होता है। किधर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी यहाँ पर गैस का दबाव ज़्यादा है और बाहर कम है, तो भागेगा कहाँ? यहीं से बाहर भागेगा, उसको मैनेज करेगा। तो ये होता है। तो आप बेसिकली ठोस, द्रव, गैस को अच्छा से समझ गए होंगे और उसके गुण को भी समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं पदार्थ की अन्य 2 अवस्थाओं के बारे में, और उसके लिए हमें बोर्ड को साफ करना होगा। तो मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ एक बार। आइए, तो क्या है कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। और पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है वो है BEC। क्या है? BEC, ये इसकी 5वीं अवस्था है। यानी पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था है BEC। BEC का फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या होता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या होता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या होता है? BEC का, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर? तो ये होता है। और चौथी अवस्था है प्लाज्मा। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम समझते हैं अच्छे तरीक़ा से। प्लाज्मा, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ है, तो आप क्या आंसर करेंगे? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आइए समझते हैं। ये प्लाज्मा है, और हम ये आपको बिल्कुल समझा पाएंगे कि प्लाज्मा क्यों दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में अगर सबसे कोई ज़्यादा पदार्थ है तो ये प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा होता मतलब कि प्लाज्मा बनता कैसे है? कैसी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं? मतलब जब गैस को बहुत ज़्यादा हीट किया जाए। क्या किया जाए? गैस को बहुत ज़्यादा हीट कर दिया जाए तो गैस में चमक का गुण आ जाता है। कैसा गुण आ जाता है? चमकने का गुण आ जाता है। और उसी गुण के कारण एक स्टेट तैयार होता है, एक पदार्थ का एक रूप तैयार होता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है, उसी रूप को।
अब ये दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में क्यों है? तो सूर्य जो है वह एक तारा है, और बाकी जितने तारे हैं जिनमें चमक है, वो सभी के चमकने का राज है क्या? प्लाज्मा। वो सभी के चमकने का राज क्या है? प्लाज्मा। वहाँ पर गैस में बहुत ज़्यादा हीट आता है, हीट होने के कारण चमक आ जाती है, और चमक होने के कारण प्रकाश निकलती है, और हम आप उसे देख पाते हैं। तो सूर्य और तारे, और दुनिया में सूर्य, इस पृथ्वी के करोड़ों पृथ्वी सूर्य में अकेले घुस जाएगा, तो पृथ्वी पर कितना ठोस होगा पूरे दुनिया में? उस ठोस से कहीं ज़्यादा सूर्य में प्लाज्मा है, जिसकी वजह से वो चमकता रहता है कि नहीं? और अन्य भी सैकड़ों करोड़ों तारे हैं, अनगिनत तारे हैं आसमान में, जिनमें चमक का कारण है प्लाज्मा। इसे एक तरीके से और समझिए, आप फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब, ये सब देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो स्क्रीन पर आपको दोनों दिख रहा होगा। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस होता है। क्या होता है नियॉन बल्ब में? नियॉन गैस होता है। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस होता है, नियॉन गैस होता है। और फ्लोरोसेंट ट्यूब में कैसा? फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम गैस होगा, या फिर हीलियम गैस होगा, या फिर कोई और भी क्या होता है? बाय मिस्टेक हीलियम का हिंदी हम शायद गलत लिख दिए, हीलियम। तो हीलियम गैस होता है, या फिर और कोई निष्क्रिय गैस हो सकता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में, है कि नहीं? तो ये है। अब होता क्या है इनके बीच में? जब विद्युत का प्रवाह किया जाता है, क्या किया जाता है? जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किया जाता है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो ये गैस क्या होते हैं? हिट होके चमकने लगते हैं। ये गैस क्या होते हैं? हिट होके चमकने लगते हैं। और जब चमकने लगते हैं तो जाहिर सी बात है, इनके चमकने के कारण इनके अंदर क्या आ जाती है? प्रकाश आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। हिट होकर ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा ग्रहण करके चमकने लगते हैं, और इनके अंदर प्लाज्मा तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? प्लाज्मा। और ये प्रकाश देने लगते हैं। तो आई होप आप प्लाज्मा बहुत बेटर तरीक़ा से समझ पाए होंगे। अब आप अपने इस बुक के पेज नंबर 11 को निकालिए। किसे निकालिए? पेज नंबर 11 को निकालिए। और उस पेज में आप देखिए, ये बॉक्स दिया हुआ है, और इस बॉक्स के बारे में प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट दोनों के बारे में समझाया गया है। दोनों के बारे में समझाया गया, आप यहाँ देख सकते हैं इसको। अब हम समझते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। किसके बारे में? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। हमारे पास आपका पुस्तक है, आप भी अपने पास अपना पुस्तक लेके बैठे। अब यहाँ पर क्या है? तो अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में समझते हैं, और मैं साफ करता हूँ बोर्ड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते ये हैं कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का नाम, इस BEC का नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्यों पड़ा? एक वैज्ञानिक हुए भारत में जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। क्या नाम था उनका? सत्येंद्रनाथ बोस, SN बोस। क्या नाम था शॉर्ट फॉर्म में बोले तो? SN बोस। इन्होंने 1920 में, कब? 1920 में एक कंसेप्ट दिया। कंसेप्ट क्या दिया? उन्होंने कुछ गणनाएं की, और उस आधार पर कहा कि भाई 5वीं अवस्था हो सकती है। और उन्हीं के गणना के आधार पर आगे चलकर आइंस्टाइन ने, किन्होंने? अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि भौतिकी विज्ञान में बहुत बड़े नाम है, उनका बहुत बड़ा नाम है, वो वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने ये भविष्यवाणी कर दी कि हाँ, उन्होंने सही कहा था कि 5वां होगा और ऐसा होगा, है ना? उन्होंने ये बता दिया। किन्होंने? आइंस्टाइन ने। किन्होंने बता दिया? आइंस्टाइन ने। तो इन्हीं दोनों के नाम को लेकर इसका नाम क्या पड़ा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या पड़ा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब समझते हैं ये अवस्था होती क्या है। ये अवस्था होती क्या है? तो इस अवस्था में क्या होती है? गैस के लाखवें भाग को, गैस के कितने, जो गैस का घनत्व होता है, उस घनत्व के लाखवें भाग के बराबर घनत्व को, गैस को ले लिया जाए और उसको बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाए। क्या किया जाए? बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाए। अब मानते हैं यहाँ पर एक, मतलब 10 लाख गैस का कण है। कितना है? 10 लाख गैस। तो लाखवां भाग कितना हुआ? 10 ठो। तो 10 गो गैस का कण लेके और इसको इतना ठंडा करेंगे कि कंडेंस अवस्था में चल जाएगा। किस अवस्था में? यानी संघनित अवस्था में चल जाएगा।
तो जब वो जो रूप हमें प्राप्त होगा वही प्राप्त होगा क्या, BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब प्लाज्मा और BEC में अगर आप अंतर देखना चाहें तो समझ सकते हैं, यहाँ गैस को बहुत ज़्यादा गर्म करके प्राप्त किया जा रहा है और यहाँ गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा करके प्राप्त किया जा रहा है। बेसिक अंतर है इन दोनों में, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब इन्हें बनाया किसने, तो बात है 1995 की। कब की, 1995 की। तीन वैज्ञानिक थे। क्या नाम था उनका, एक का नाम था एरिक ए कार्नेल, दूसरा का नाम था वुल्फगैंग कैटरले और तीसरा का नाम था कार्ल ई वेमन। इन तीनों का फिगर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये तीनों के तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, 1995 में इनके कंसेप्ट को लेकर ये अवस्था को प्राप्त कर दिया और लोगों के सामने रख दिया कि हाँ ये रहा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कि ये पांचवी अवस्था पदार्थ की ये रही। किन्होंने, उन्हीं तीनों ने, किन्होंने, एरिक ए कार्नेल ने, वुल्फगैंग कैटरले ने और कार्ल ई वेमन ने। किन्होंने, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं कि कार्नेल, कैटरले, वेमन। किन्होंने, कार्नेल, कैटरले और वेमन, इन तीनों ने मिलकर ये अवस्था को प्राप्त कर लिया। कौन सी अवस्था को, BEC को प्राप्त कर लिया, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को प्राप्त कर लिया। तो आई होप आप प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बहुत बेटर तरीके से समझ पाए होंगे, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को समझ पाए होंगे और उनके गुणों को भी समझ पाए होंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे इसी का पार्ट 3 लेकर। कौन सा, पार्ट 3 लेकर, जिसमें आगे के टॉपिक की चर्चा करेंगे हम। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी अगर आगे के टॉपिक को भी हम इसमें कवर करेंगे। मैं इस सेशन के अगले सेशन में, मतलब जो इसका पार्ट 3 आएगा, उसमें बताऊंगा इसका फेयर किस तरह करना है, या फिर क्लास 9th या फिर क्लास 10th का 8 का जो फेयर करने का जो तरीका है उसे मैं अगले वीडियो में एक अलग सा वीडियो बना दूंगा जिसमें फेयर करने का तरीका बताऊंगा, फेयर कैसे करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और आसानी रहेगी करने में। इस बीच कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जैसे, तो आप परेशान ना होइएगा। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन सब आ रही हैं, ये वाले जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये सब क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, इस सारे के सारे क्वेश्चन हम चैप्टर के जो ये जो मूल चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन, टॉपिक एक्सप्लेनेशन करने के बाद में लास्ट में अभ्यास कार्य करने से पहले एक एक करके सभी प्रश्नों का हल करेंगे, फिर हम जाके अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। तो इस तरह आज का क्लास हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं इसी के अगले एपिसोड में, अगले सीरीज में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए वंदे मातरम।